नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको जो पहला टॉपिक था उसके बारे में आपको मैंने बताया था इंडियन पॉलिटी का। और उस इंडियन पॉलिटी में हमने ये पढ़ाया था जो भारत का संविधान है, उसमें आपने ये देखा कि हमारे देश के संविधान की अनुसूचियाँ आपको क्या बताता, शेड्यूल क्या बताता। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 जो है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की जो बात की गई वो क्या कहता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास को, कंटिन्यू आ जाते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक लेते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही जटिल भी है। संघ एवं इसके क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, संघ एवं इसके क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स एरिया बोल सकते हैं, यूनियन एंड इट्स स्टेट बोल सकते हैं, ये आपका टॉपिक हुआ। संघ एवं राज्य भी बोल सकते हैं इसे, संघ एवं इसके राज्य। इसका क्या मतलब होता है? ये जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वाक्य दिया गया है, ये जो चैप्टर दिया गया है, संघ एवं इसके राज्य, संघ एवं इसके क्षेत्र, इसका क्या अभिप्राय है, क्या इसका मीनिंग आता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा जब मैं इसकी बात करता हूं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, तो भारत के जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भाग 1 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, भाग 1। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो ये आर्टिकल है आपका 1 से लेकर कहां तक, 4 तक। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, जब बात करते हैं आर्टिकल 1 से 4 तक, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो आपके पास है 1 से लेकर 4 तक का, इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखना। अगर मैं 1 से लेकर 4 तक की बात करता हूं तो ध्यान रखिए, या तो आप संघ एवं इसके क्षेत्र बोल सकते हैं, इसी को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में हम जब बात करेंगे तो संघ एवं इसके राज्य भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राज्य है, बिना क्षेत्र के कोई राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। और आपको पता होगा कि किसी भी राज्य का डिफिनेशन ही ये होता है कि उसके लिए एरिया चाहिए, है ना। चलो, अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर इसको पढ़ा कैसे जाए, एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो, जबकि मैं बात करूं आपसे संघ के बारे में, संघ, तो ये जो संघ की जब बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, जब भी आपसे यूनियन पूछा जाए, ठीक है, तो हमारा जो देश है या हम जिस देश में रहते हैं, हर देश का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर देश का अपना अलग अलग कानून होता है। हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार इसे समझेंगे। और इसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी आपसे पूछा जाए संघ एवं इसके राज्य, तो आर्टिकल 1 में जब आप जाएंगे तो इसके बारे में सही सही जानकारी मिलेगा। अनुच्छेद 1 की मैं बात कर रहा हूं, आर्टिकल 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल 1 में जब हम लोग जाते हैं तो याद रखिए, अनुच्छेद 1 की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। बहुत ही सिंपल सा ये लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है ना, मतलब सभी राज्यों को मिलाकर भारत बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि आज के समय में, वर्तमान समय में हमारे पास 28 तो राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे यूटी के नाम से जानते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, है ना। यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि यहाँ पर जो शासन होगा, जो प्रशासन चलाई जाएगी, वह कानून व्यवस्था जो वहाँ लागू होगा वो होगा केंद्र सरकार का। ठीक है, लेकिन इसमें भी 2 अपवाद है, जैसे कि आपका पुदुचेरी और एक आपका दिल्ली, केंद्र शासित होते हुए वहाँ पर विधानसभा है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, इसका क्या मतलब होता है? जब भारत में ये तैयार किया जा रहा था संविधान, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में जो राज्य अलग अलग जो हैं, ठीक है, यह भारत से अलग है। ठीक है, ये भारत से क्या है, अलग है। इसका ये मतलब नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि मैं राज्य को अलग अलग रहने का तो स्वतंत्रता देता हूं, लेकिन ये ना समझे कि वो भारत से अलग है, बल्कि वो भारत का ही हिस्सा है, सिर्फ उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रशासनिक विकास के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ ये कि भारत का जो स्वरूप है वो एक प्रकार से माला के जैसा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई माला है, धागा है,
और इस धागे में बहुत सारे फूल गुथे हुए हैं। अब आपको पता होगा सभी फूल अलग अलग हो सकते हैं, गुलाब का हो सकता है, केवड़ा का हो सकता है, चमेली का हो सकता है, जूही का हो सकता है, ये सारा है। अब इस तरह के अलग अलग फूल हैं, अलग अलग फूल का मतलब अलग अलग स्टेट है, लेकिन एक ही धागा से ये सब बना हुआ है, कोई अलग नहीं है। और जो बांधे हुए हैं सभी राज्यों को, वो कौन बांधे हुए हैं? आपको आर्टिकल 1 बांधे हुए हैं। क्लियर यहां तक? मतलब कि आर्टिकल 1 हमें ये इंफॉर्मेशन दिया कि भारत राज्यों का संघ है, और जिसे हम भारत कहते हैं इसका ऑफिशियल नाम, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नेम है, ऐसे तो हम भारत को अलग अलग नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदू कुश बोलते हैं, जम्मू द्वीप बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका नाम दिया गया है, आर्टिकल 1 में जो नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है भारत या इंडिया। ठीक है, इंडिया, भारत, दैट इज इंडिया, ये नाम कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर यहां तक? मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 1 हमें यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, बल्कि भारत जो देश है हमारा, संघ, हमारे देश का जो संघ है, इसका नाम क्या दिया गया है? भारत दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और संघ का मतलब क्या है? यूनियन है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम से देश में शासन चलाती है। क्लियर यहां तक? अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये राज्य को अलग अलग क्यों किया गया? अरे भाई, एक ही कमरा में अगर 10 आदमी हो जाएगा तो उसका विकास नहीं होगा। ठीक वैसे ही हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति है, तो इनके विकास के लिए उनके अनुरूप, उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उनको कहा गया कि भैया जहां जिसका विकास होता है उसको वैसा ही कीजिए। ठीक है, उसी तरह का वैसे कीजिए। जैसे मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के जो बंगाली हैं उसको ले आ जाए किधर? हरियाणा में, और हरियाणा के जो लोग हैं उसको लेकर चले जाओ कहाँ? बंगाल में, तो निश्चित रूप से उनको विकास करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारा कल्चर इनके अलग अलग मिलते हैं, राइट? ठीक वैसे ही बोला गया कि नहीं, ऐसे में तो बड़ा दिक्कत होगा, किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी राज्य को अलग करने का आधार क्या हो, ये हमारे देश के संविधान में नहीं था, उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 1 सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन ये दिया कि हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर भारत में कोई नया राज्य बना, ठीक है, जैसे यूपी को काट के एक नया राज्य बना दिया गया, या आपको बंगाल को काट के एक नया राज्य बना दिया गया, तो उसका नाम, पता, ठिकाना किस में रहेगा? आर्टिकल 1 में रहेगा। क्लियर यहां तक? चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले बिंदु पे। अगला है आपके पास आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 क्या कहता है? राज्य के निर्माण में, राज्य के निर्माण में संसद को शक्ति प्राप्त है। इसका क्या मतलब होता है कि यदि राज्यों का गठन करना है, किसका गठन करना है? राज्य का गठन अगर करना है, तो राज्य निर्माण में संसद को शक्ति प्राप्त है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो शक्ति की बात करता है, फिर से समझिएगा, आर्टिकल 2 में राज्य को एडिविशन देने का मतलब राज्य को मिलाने का, नए राज्य को बनाने का और नए राज्य को अपने देश में मिलाने के लिए आर्टिकल 2 में ये शक्ति दी गई है। थोड़ा इसको ऐसे समझिए, राज्य के निर्माण में संसद को शक्ति प्राप्त है, संसद को शक्ति दिया गया है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी राज्य का निर्माण करना है तो इसके लिए पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, और किसी के पास नहीं है। इसका मतलब है हमारी संसद के पास है। ये किस आर्टिकल से मिला है? ये आर्टिकल 2 से मिला है। लेकिन आर्टिकल 2 में किस प्रकार की शक्ति दी गई है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 2 में जो है ना, वो बाहरी राज्यों को शामिल करने की शक्ति दी गई है। बाहरी राज्यों को शामिल करने की शक्ति दी गई है, ध्यान रखिएगा। बाहरी राज्यों को शामिल करने की शक्ति दी गई। यहां मैंने लिख दिया है बाहरी राज्य को शामिल करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, इसमें मतलब यह है कि एक तो वो राज्य जो पहले से
एक ऐसा राज्य जो पहले से अस्तित्व में है, ठीक है, भारत में नहीं है बल्कि पहले से अस्तित्व में है, उसका क्षेत्र बटा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलें तो गोवा। कौन सा? गोवा। आपको पता है गोवा हमारे पास नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर क्या? सिक्किम हमारे पास नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? गोवा को और सिक्किम को अपने देश में शामिल कर लिया। तो बाहर के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में एडमिशन देना, अपने क्षेत्र में शामिल करना, यह पावर जो दिया गया है, यह पावर आर्टिकल 2 से मिलता है। और किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। उम्मीद करते हैं मेरी बात ये समझ में आ गया होगा। अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि राज्यों के निर्माण में संसद को शक्ति प्राप्त है तो किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, तो इसमें दो प्रकार की शक्ति प्राप्त है। एक तो वो राज्य जो पहले से अस्तित्व में है, ठीक है, एक वैसा राज्य जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, मतलब नया राज्य बना, किसी क्षेत्र को अपने अंदर शामिल कर लिया गया। मतलब कि ये जो हमारा भारत है, ठीक है, और अगर देखा जाए कि यहाँ पर कोई कंट्री है जैसे मान लीजिए श्रीलंका, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्षेत्र स्वतंत्र रूप से हमारे अंदर मिलना चाहता है, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, जैसे कि श्रीलंका भारत में मिलना चाहता है, तो हमारे पास है आर्टिकल 2 के तहत बाहरी क्षेत्र को अपने अंदर शामिल करने का पावर देता है। और ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 2 तो ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं आर्टिकल 3 का, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 जो है वो देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर, मतलब ये कह सकते हैं राज्यों का पुनर्गठन, राज्य स्टेट रीऑर्गेनाइज बोल सकते हैं। स्टेट को रीऑर्गेनाइज अगर करना हो तो राज्यों का पुनर्गठन, सीमा इन द सेंस का मतलब होता है बाउंड्री, सीमा, नाम में परिवर्तन, ठीक है। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि ये जो पावर है ये संसद को दिया गया है और संसद आर्टिकल 3 के जरिए किसी नए जो पुराना राज्य है उसको फिर से रीऑर्गेनाइज कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये एक राज्य है, ठीक है, ये एक राज्य है और ये आपका वेस्ट बंगाल है। आज के समय में आपको पता होगा कि जो वेस्ट बंगाल है ये बहुत दिनों से कह रहा है कि भैया पश्चिम बंगाल को काट कर 2 हिस्से में कर लो, एक को दार्जिलिंग वाला बना दो, क्या बना दो? दार्जिलिंग बना दो, और एक को बंगाल बना दो, ऐसा कहा जा रहा। वैसे ही उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी आपको मिला लो, चंदौली ये सब मिला लो, इन सब क्षेत्रों को मिला के उत्तरांचल बना लो। तो कहने का मतलब है किसी भी राज्य को 2 टुकड़ों में बांटकर 2 नया राज्य बना देना, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना देना। जैसे एक राज्य ये, एक राज्य ये, एक राज्य, सबका जमीन लेकर एक नया राज्य बना दिया, ठीक है। ए राज्य था, बी था, सी था, एक नया राज्य क्या बना दिया? डी बना दिया। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होंगे कि आर्टिकल 3 संसद को पावर तो दिया लेकिन बाहर वाला नहीं, इंटरनल, आंतरिक रूप से अगर किसी क्षेत्र का सीमा बदलना हो, बाउंड्री बदलना हो, किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, राज्य को फिर से गठित करना हो, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आर्टिकल 3 देता है, ठीक है। क्या इसका शिकार हमारे देश में हुआ? बिल्कुल हुआ। हमारे देश में आंध्र प्रदेश बना, हमारे देश में आपका देखे होंगे छत्तीसगढ़ बना, हमारे देश में आप देखे उत्तराखंड बना, हमारे देश में झारखंड बना, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे राज्यों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल 3 और 2 में डिफरेंस पता चल गया। 2 क्या है? बाहरी क्षेत्र को शामिल करना, जो पहले से अस्तित्व में था जैसे कि गोवा, और जो नहीं भी अस्तित्व में उन क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं, उसका एडमिशन, उसका प्रवेश हम दे सकते हैं। यह पावर किसके पास? संसद के पास है। और सेम जब हम 3 की बात करते हैं, 3 की जब बात करते हैं इसमें तो थोड़ा फर्क है, थोड़ा डिफरेंस है। मैंने यहाँ लिखा राज्यों का पुनर्गठन, फिर से स्टेट को हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यह पावर किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन इसके लिए तरीका क्या है, ठीक है, इसके लिए कैसे किसी नए राज्य का हम निर्माण कर सकते हैं, वो में हम लोग थोड़ी देर में इसको समझेंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जैसे आपसे अगर बोल दिया जाए कि हमने किसी राज्य को अपने अंदर तो शामिल कर लिया, जैसे कि गोवा को शामिल कर लिया, लेकिन क्या आर्टिकल 3 या आर्टिकल 2 के माध्यम से
हम अपने क्षेत्र का एक हिस्सा या कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं? फिर से समझिए, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं, ये हमारा भारत हो गया, और अक्सर आप देखते हैं कि ये हमारा जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादित होता है, यस या नो, होते रहता है। चलो, इस एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है, और ये एरिया मान लीजिए कि किसको दे दिएंगे? पाकिस्तान को। आप देखे होंगे अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है, ये एरिया हम किसको दे सकते हैं? चाइना को। तो सवाल ये है, क्या अरुणाचल प्रदेश को हम चाइना को दे सकते हैं आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से? क्या हम लोग जो हमारा खास करके जो आपका LOC है, ठीक है, क्या इस एरिया को हम लोग दे सकते हैं पाकिस्तान को आर्टिकल 2 या 3 के माध्यम से? मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या भारत की जमीन को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के माध्यम से किसी देश को दिया जा सकता है? तो इस पे सवाल बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि आप BSSC दे रहे हैं, यदि आपको CGL देना हो, या आपको BPSC का कोई एग्ज़ाम देना हो, या सिविल सर्विस का कोई एग्ज़ाम देना हो, तो बड़ा रोचक कथन है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार ऐसा ही मामला आया, और वो मामला आया बेरूबाड़ी मामला। कौन सा मामला? बेरूबाड़ी केस बोल सकते हैं इसे, बेरूबाड़ी केस। ये बेरूबाड़ी केस है क्या? बेरूबाड़ी एक स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है, ध्यान रखिएगा। और ये मामला आया 1960 में, ठीक है, 1960 पे। बेरूबाड़ी मामला में सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया। इसको बता दें कि ये हमारा जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, यहां पर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ठीक है। और जलपाईगुड़ी जो है, जलपाईगुड़ी जिला में एक जगह है बेरूबाड़ी। अब कहना ये था कि जो पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान ऐसा था, ये हमारा उत्तरी पाकिस्तान, ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के समय का बांग्लादेश है, आज के समय का बांग्लादेश, ये वाला जिसे हम लोग ना बांग्लादेश कह रहे थे। क्या कह रहे थे इसको? बांग्लादेश। इस मामले में ये हुआ, हमारे देश के राष्ट्रपति, आप जानते होंगे, थोड़ा सा समझिएगा, हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और ये जो है हमारे देश का क्या है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का काम है देश में शांति स्थापित करना, अखंडता को नहीं तोड़ना, ठीक है, संप्रभुता को बनाए रखना। तो बेरूबाड़ी मामला के वजह से काफी लड़ाइयां चल रही थी। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है क्या हमें यह क्षेत्र दे देना चाहिए। तो राष्ट्रपति जी के पास एक आर्टिकल है, ये कह सकते हैं आर्टिकल 143, 143 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को जब भी ऐसा महसूस हो कि मुझे कानूनी सलाह लेना है, ध्यान रखिएगा, कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस लेना है, तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेगा। तो राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा और पूछा क्या मैं जो बेरूबाड़ी वाला जो क्षेत्र है, बेरूबाड़ी जगह का नाम है जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में, और हमारा देश के राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये हम लोग पूर्वी पाकिस्तान को दे दें, जो आज के समय का बांग्लादेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 2 या 3 के माध्यम से आप बेरूबाड़ी को नहीं दे सकते हैं। यदि आपको देना है, यदि आपको देना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और ये जब भी किसी को जमीन अपने देश का दूसरे देश को दिया जाएगा तो आर्टिकल 368 के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है संविधान संशोधन। क्या लिखा हुआ है? संविधान संशोधन। मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी मामला में साफ कह दिया कि यदि भारत का कोई भी हिस्सा किसी देश को यदि दिया जाएगा, ध्यान रखिए, किसी देश को दिया जाएगा, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के माध्यम से नहीं दिया जाएगा, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और वो कौन सा संशोधन, कौन सा रहेगा? आर्टिकल 368। और फाइनल हो गया। बाद में बेरूबाड़ी मामला में संशोधन भी हम लोग दिए भी, यहाँ तक कि हमारे देश में 100वां संविधान संशोधन हुआ और 100 बीघा जमीन, ध्यान रखिएगा, 100 बीघा जमीन हम लोग उसको दिए, बांग्लादेश को दिए।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया हो कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अपने देश के लिए है, बाहरी देश को जमीन देने के लिए नहीं है। अगर कोई लफड़ा होता है कि हम देकर शांति स्थापित करें तो उसके लिए आर्टिकल 368 है। ठीक है, लेकिन अंतिम बिंदु ये कहता है कि आर्टिकल 4 क्या है। बस फाइनल पॉइंट है आपके पास, आर्टिकल 4 क्या कहता है। इतना तो पता हो गया कि राज्य का गठन करना, कोई नया राज्य बनाना, उसके लिए हमारे पास 2 आर्टिकल है, 2 और 3। बाहरी वाला क्षेत्र को मिलाना है तो 2, और अंदर में ही कोई नया राज्य बनाना है तो 3। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी काम किए जाएंगे, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी कार्य किए गए वो आर्टिकल 368 का हिस्सा नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आर्टिकल 368 का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ये पार्ट नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि कोई नया राज्य बन गया तो संशोधन हुआ, तो आप समझेंगे कि भाई संविधान संशोधन हो गया। बिल्कुल नहीं, हम इसे साधारण बहुमत से पास कराएंगे लेकिन संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी नए राज्य का यदि निर्माण हो रहा है तो आर्टिकल 368 के तहत नहीं हो रहा है, बल्कि 2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, 4 में इसने बस क्या किया है, अपने आप को मतलब साबित किया कि 2 और 3 में जो भी काम होगा आर्टिकल 368 का हिस्सा नहीं माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको अच्छे से जान जाइए। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 क्या था। इसमें था भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं है, बस इसके विकास के लिए दिया गया। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति दिया गया है कि बाहर के किसी राज्य को अपने देश में मिला सकता है, जैसे कि गोवा को मिलाया, सिक्किम को मिलाया। ठीक है, 3 क्या कहता है कि संसद जो है भारत के अंदर, देश के अंदर, संघ के अंदर कोई नया राज्य बना सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है, और राज्य का नाम भी चेंज कर सकता है। क्लियर है यहां तक। चलिए, 4 क्या कहता है कि 2 और 3 में जो भी काम हुआ है उसे आर्टिकल 368 संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसके अंतिम बिंदु पे हम आते हैं और यह समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल 5 मिनट का टाइम है। मैं आपको ये आज दिखाता हूं कि कैसे, मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस प्रकार से ये चीजें मतलब आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है स्टेट रीऑर्गेनाइज, स्टेट को फिर से बनाना। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और ये एग्जांपल है आपके पास, जैसे मान लीजिए ये हमारा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, काफी बड़ा है, 75 जिलों वाला है। अब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा काटकर एक नया राज्य बनाना है, जिसका वैसे तो कहा जा रहा है कि इसका नाम रखा जाएगा भैया क्या, पूर्वांचल। क्या नाम रखा जाएगा, पूर्वांचल। मैं एक काल्पनिक बात बता रहा हूं, और ये हमारा कौन सा है, यूपी है। ठीक है, और संसद ने ये डिसाइड किया कि अब इसे यूपी को काटकर एक नया राज्य बनाएंगे, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, पूर्वांचल रखा जाएगा। तो सवाल यह है कि कौन सा आर्टिकल काम करेगा। तो आपका दिमाग लगाइए, 2 काम करेगा या 3। अगर किसी राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बनाना है तो 2 काम करेगा या 3, तो आपका आंसर आएगा कितना, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3। रीजन, ये भारत के अंदर है। ठीक है, ये भारत के क्या है, अंदर है। अब यहां पर देखना ये है कि सर पूर्वांचल अगर बनाना तो क्या काम किया जाएगा। आसान भाषा में समझो। सबसे पहले अगर किसी राज्य का पुनर्गठन करना है तो यह जो विधेयक होगा, यह विधेयक संसद में, विधेयक मतलब कानून, यह विधेयक संसद में राष्ट्रपति के अनुमति से आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि किसी भी राज्य का रीऑर्गेनाइज करना हो तो यह विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति जी इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, कहां प्रस्तुत करने के लिए, संसद में रिप्रेजेंट करने के लिए अनुमति देंगे। मतलब
कि राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी भी राज्य को हम बंटवारा नहीं कर सकते। चलिए मान लीजिए कि ये हो गया, राष्ट्रपति जी ने अनुमति दिया, तो ये जो विधेयक होगा ये संसद में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? संसद में। और संसद में आपको पता है दो सदन है, लोकसभा और क्या, राज्यसभा। क्लियर? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो लोकसभा है, अगर लोकसभा में आया तो याद रखिएगा जितने भी इसमें लोग हैं, मतलब जो उपस्थित होंगे उस दिन, खास करके जिस दिन ये विधेयक प्रेजेंट किया जाएगा, इसको ऐसे समझिए, विधेयक है पूर्वांचल बनाने का, लोकसभा में यदि आता है तो जितना भी उपस्थित होंगे उसका 50% प्लस 1। इसका मतलब है, याद रखिए जितने उपस्थित होंगे, हाँ प्रेजेंट जितने होंगे उसका 50% प्लस 1, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि 200 लोग आए तो इसका कम से कम 101 लोग इसमें क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे, हाँ जी पूर्वांचल बन जाना चाहिए। और सेम विधेयक कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। यहां भी आपको कितना 50% प्लस 1। इसको साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण मेजोरिटी का या सिंपल मेजोरिटी का मतलब ही होता है कि उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1। ठीक है, अब सवाल यह है कि राज्यसभा में भी विधेयक क्या हो गया? पास हो गया। इसका मतलब है कि अब एक नया राज्य बनाया जा सकता है। यह विधेयक बस नाम मात्र का, फॉर्मली कहां आएगा? बस वैसे ही जिस राज्य को अलग करना है, तो कहां अलग करना है आपको? यूपी को। यूपी में जो विधानसभा होगी, जैसे हर राज्य में विधानसभा है, यूपी में जो विधानसभा होगा वहां आएगा। इन्हें कुछ समय दिया जाएगा, अगर इसमें कुछ संशोधन करना है तो कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए यदि ये लोग कोई रिप्लाई नहीं करता है, मतलब ये पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, इस पे विधेयक का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर निकल चुका है। और जैसे ही कोई रिप्लाई आया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन जब यहाँ पर एक महीना के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो ये मान लिया जाता है कि चलो यार उसको जो करना है कर लिया, और इस राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूर्वांचल। ये एक काल्पनिक उदाहरण था, मैं इसलिए आपको बताया कि किसी भी राज्य का पुनर्गठन करने के लिए क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के सहारे एक विधेयक लाया जाएगा और राष्ट्रपति के अनुमति से पहले संसद में जाएगा, और संसद में साधारण बहुमत से दोनों सदनों से पास होगा। उसके बाद नाम मात्र का उस राज्य के विधानसभा में जाएगा, या तो वो पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, ये रोक नहीं सकता है, कुछ इनको टाइम दिया जाएगा। और जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है राष्ट्रपति जी अनाउंसमेंट कर देंगे कि इस राज्य को 2 टुकड़े में कर दो या 2 हिस्सों में कर दो। क्लियर? इस तरह से होता है राज्य पुनर्गठन। लेकिन सवाल ये था कि क्या राज्य पुनर्गठन किसी आधार पर किया जाता है? किस बेस पर किसी राज्य को पुनर्गठित किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए? अगर आंध्र प्रदेश बना है तो कैसे आंध्र प्रदेश का, भाषा के आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश कैसे बना? उसके बाद आप देख रहे हैं गुजरात हो गया, इसके बाद आप देख रहे हैं बहुत सारे राज्य अलग हो गए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया। तो कैसे किसी राज्य का पुनर्गठन होता है? राज्य पुनर्गठन करने के लिए कौन कौन से आयोग आया, कौन कौन सी समितियां बना, और कौन सा आपका इसमें अधिनियम है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।